हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एनिमल किंगडम के टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए और चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के अंदर आए हुए जितने भी फाइलम हैं उनकी बारी बारी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना। या सीधा सीधा मैं बोलूँ तो एक्चुअल में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे होंगे। हम क्या पढ़ रहे होंगे? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तब जाके आप ये देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया था कि जितने भी फाइलम हैं उनको अच्छे से समझ लें और एक इमेज बने जब हम उन फाइलम्स के नाम को मतलब लिखें या पढ़ें या बोलें, ठीक है। तो सबसे पहला काम आप करिएगा कि पिछला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एनिमल किंगडम, ताकि हमको फील आ जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। एनिमल किंगडम, ठीक। अब एनिमल किंगडम के अंदर टोटल कितने फाइलम हैं? देयर आर 11 फाइलम। यस और नो? 11 फाइलम। अब ये जो 11 फाइलम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहला फाइलम इसका क्या है? पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? नाइडेरिया। चलिए जो ग्रुप है वो बोलते रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरे नंबर पे सिलेंट्रेटा। अच्छा ठीक है भाई, टीनोफोरा। टीनोफेरा, फोरा और सिलेंट्रेटा में कोई डिफरेंस? बात तो एक ही है ना, टीनोफोरा। फिर क्या आता है हमारे पास? प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, याद है कि नाइडेरिया को एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा बोलते हैं। टीनोफोरा होता है, ठीक है ना। ठीक, पांचवा नाम एस्क हेलमिंथेस, है ना। फिर छठा नाम, छठे नंबर का फाइलम क्या? एनेलिडा। एनेलिडा। सातवें नंबर पे आर्थ्रोपोडा। आठवें नंबर पे मोलस्का। मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा। हेमिकॉर्डेटा। और 11वें नंबर पे कॉर्डेटा, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर है? देखिएगा बाबू, हिले डुले ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो कॉर्डेटा, ये टोटल हमको एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है ना, बारी बारी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे इन सब का क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। इन सब का क्या करना है? क्लासिफिकेशन। जैसे हम क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहला हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब बेसिक कहानियां हैं। देखिए ये जितना हम प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ेंगे, जितनी हम इनके बारे में समझेंगे, उतना ही ज़्यादा हम जब इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो आसान होंगी चीज़ें। सच पा रहे हैं? तो सबसे पहले हम इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब इसका मतलब क्या है सर? संगठन का स्तर। क्या बोलते हैं? संगठन का स्तर। सिंपल फील करने के लिए आप लिख सकते हो कि संगठन का स्तर। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इनकी जो बॉडी बनी है वो कितने लेवल तक बनी है। अब सर लेवल का मतलब क्या होता है? सर लेवल का अर्थ ये होता है कि कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग सबसे पहले किससे बनता है? सर सेल से। मतलब अगर उसकी उत्पत्ति हो रही है तो उसका प्रमुख कारण क्या है? सेल है। भाई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके बॉडी के अंदर क्या नहीं पाया जा रहा है? सेल नहीं पाया जा रहा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं है वो, है ना। तो किसी की भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है वो क्या होता है? सेल। जब ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स इकट्ठा होते हैं, या सीधा सीधा बोले ग्रुपिंग होती है सेल्स की, तो क्या बनता है हमारे पास? टिश्यू, ठीक है ना। तब एक बॉडी के अंदर का टिश्यू बनता है। और टिश्यू जब ग्रुपिंग करते हैं तब क्या बनता है हमारे पास? ऑर्गन, ठीक है ना।
और ऑर्गन ग्रुपिंग करते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम। तो सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब देखिए हम बात करें कि कौन सा यहाँ पे इन 11 फाइलम में से कौन सा ऐसा है कि जिसके मतलब सीधे सीधे बात करें कि 11 फाइलम है, तो इन 11 फाइलम्स के अंदर किनकी कैसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि 11 फाइलम है तो इनमें सबकी कैसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, कैसे कैसे इनकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे तो पॉरीफेरा सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या होता है, एक्चुअल में सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की होता है। किस लेवल की, सेलुलर लेवल की। मतलब क्या सर, देखो सेलुलर लेवल जब मैं बोला तो इसका मतलब उसके अंदर केवल और केवल सेल्स के लेवल पे कहानियाँ चलती हैं, टिश्यू नहीं बन पाते हैं। क्या नहीं हो पाता है, टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यानी इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो केवल और केवल सेल के माध्यम से चल रही होती है, कोशिकाओं के माध्यम से। हमारी भी बॉडी कोशिकाओं के माध्यम से चल रही है, लेकिन हमारी कोशिकाओं ने कोऑर्डिनेशन किया, टिश्यू बनाया। टिश्यू ने कोऑर्डिनेशन किया, क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन ने कोऑर्डिनेशन किया, ऑर्गन सिस्टम बना दिया। समझ पा रहे हैं। तो आपस में समन्वय बना के ये लोग बनाते जाते हैं, बनाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, सेल कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया तो इसने टिश्यू नहीं बनाया। एक्चुअल में ये क्या है, सेलुलर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। कौन, पॉरीफेरा। आई होप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो सेल एक्चुअल में पॉरीफेरा लेवल पे काम करते हैं, ओके। यानी पॉरीफेरा का जो होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल मतलब यहाँ पे इनके पास ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेल पाया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेलुलर लेवल का मतलब केवल सेल नहीं पाए जाएंगे, ये बहुत सारे सेल पाए जाएंगे, बहुत सारे सेल पाए जाएंगे, लेकिन इन सेल के द्वारा आपस में कोऑर्डिनेशन करके क्या नहीं बनाया जा सकता, टिश्यू नहीं बनाया जा सकता। समझ पा रहे ना। सेल तो है लेकिन इनका आपस में उतना क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कैसे बनता है, एक्चुअल में बीच में जो ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर सेलुलर डिस्टेंस जो है ना, इसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड्स भरे होते हैं। क्या होते हैं, फ्लूइड्स। और इन फ्लूइड्स की मदद से क्या होता है, ये आपस में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, एक ग्रुप की तरह काम कर पाते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यानी ग्रुप ऑफ सेल है, ये याद रखेंगे, क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। ऐसा नहीं है, अगर एक सेल की बात कर देंगे तब तो यूनिसेलुलर हो जाएगा। और एनिमल किंगडम के अंदर कोई यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है सब। समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है ना, ये एब्सेंट है। जबकि यहाँ पे क्या है, टिश्यू है। अब अगर मैंने ये फ्लूइड बना दिया तब ये क्या बन गया, टिश्यू, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाता है, सीधी बात है, पॉरीफेरा के अंदर सेलुलर है, तो बाकी टिश्यू लेवल के अंदर टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर पाया जाएगा, नाइडेरिया और टिनोफोरा, ठीक है ना, नाइडेरिया और टिनोफोरा, टिनोफोरा, ठीक है। अब कहानी आती है ऑर्गन की बात करते हैं, सॉरी नाइडेरिया, टिनोफोरा, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक्चुअल में, हाँ नाइडेरिया और टिनोफोरा तक रखते हैं, सही है। ऑर्गन की बात करें हम तो ऑर्गन मतलब जब टिश्यू कंबाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। आपको पता है 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, सॉरी एनिमल्स के अंदर। कौन कौन से, पहला एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा नर्वस टिश्यू। 4 तरीके के टिश्यू हैं। अब ये 4 तरीके के जब टिश्यू आपस में कोऑर्डिनेशन बनाएंगे तब जाके क्या बन पाएगा, ऑर्गन। यहाँ पे जो टिश्यू बना है वो एक प्रकार का टिश्यू होगा, सभी प्रकार के नहीं होंगे। समझ पा रहे ना। और अगर सभी प्रकार के हैं भी तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोला कि टिश्यू जो है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, नाइडेरिया में। इसका मतलब यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि भैया 4 तरीके के तो नहीं बन रहे हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ 4 तरीके के नहीं बन रहे। अगर बन भी रहे तो कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके बीच में। कोऑर्डिनेशन समझ पा रहे ना, समझ पा रहे हैं कि एक के काम करने से दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़े, है ना, अलग अलग वर्क कर रहे हैं। अब आता है ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन मतलब समझ पा रहे होंगे कि मतलब वही चीज मैं बता रहा हूँ कि टिश्यू अगर क्या कर जाए, कोऑर्डिनेशन कर जाए, ठीक है, तब किसका निर्माण होगा, ऑर्गन का। तब किसका निर्माण होगा, ऑर्गन का। अदरवाइज क्या होगा, तब वो टिश्यू लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ लीजिएगा, ठीक।
तो ऑर्गन लेवल, ऑर्गन मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है, लंग्स है, स्टोमक है, सब के सब क्या है, ऑर्गन है। और कोई भी हमारा ऑर्गन इन 4 प्रकार के टिश्यू के बिना नहीं बना हुआ है ना भाई। तुम देखो सिंपल मैं बात करूँ, नर्वस टिश्यू है जो एक्चुअल में न्यूरॉन्स के या नर्व्स के थ्रू बनता है। तो नर्व्स तो हमारे हर बॉडी ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। फिर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, ब्लड है। तो ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन, कोई भी बॉडी ऑर्गन, अगर मैं पेट ले रहा हूँ तो पेट क्या मेरे नर्व से कनेक्टेड होगा, हाँ या ना, नर्व से कनेक्टेड होगा पेट, बिल्कुल, क्योंकि दर्द होता है पेट में तो फील तो होता है ना, ब्रेन ही तो बताता है। तो नर्व्स कनेक्टेड है, यानी नर्वस टिश्यू तो होंगे ही होंगे उसके पास। दूसरे नंबर का टिश्यू मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू तो होगा ही होगा 100%। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड आता ही आता है। और एपिथेलियल मतलब जो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करता है, बाहरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो है ये है ना। तो चारों प्रकार के टिश्यू है कि नहीं है, मिलके एक ऑर्गन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे होता है, किसके पास होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, समझ पा रहे हैं। अब आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। तो ऑर्गन सिस्टम मतलब कई सारे ऑर्गन बन गए, अब ये ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेशन बनानी है। जैसे हमारे पास किडनी है, लीवर है, अलग अलग लोग हैं और सबका आपस में कोऑर्डिनेशन है, सब एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, समझ पा रहे हैं, समन्वय बना के कि मेरे काम के द्वारा उसको भी फायदा, उसको भी फायदा, उसको भी फायदा, मेरे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसको भी नुकसान हो, उसको भी नुकसान हो, उसको भी नुकसान हो। दैट मीन्स एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन के अंदर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप खुद समझिए, किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो फिर क्या होगा, उसका इफेक्ट बाकी सभी ऑर्गन्स के ऊपर पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। आप किसी भी एक को पकड़िए, एक की वजह से बहुत लोगों का क्या होगा, नुकसान होगा ही होगा। बहुत लोगों का मतलब बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स का भी फंक्शनिंग क्या हो जाएगा, इफेक्टेड होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका लंग्स डिस्टर्ब हो गया, समझ पा रहे हैं, जबकि आपके अनुसार तो लंग्स का कहीं लेना देना ज़्यादा होगा नहीं, है ना, है कि नहीं है, बहुत सारा काम करता है। लंग्स क्या करता है, मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। अब मान लो अगर लंग्स क्या हो गया, लंग्स आपका खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, सीधी सीधी बात है, आप ऑक्सीजन को क्या नहीं कर पाओगे, इनटेक नहीं कर पाओगे, अंदर नहीं ले जा पाओगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं ले जा पाओगे। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे समझना, ऑक्सीजन जाएगा नहीं बॉडी के अंदर, तो हम जो खाना खाए हैं, खाना कहाँ से खाए, मुंह से खाए, मुंह से होते हुए पेट में गया, पेट ने पचा उचा के दे दिया सेल को कि चलो बाबू जाओ तुम, ठीक है ना, बचा के दे दिया, डाइजेस्ट करके हमको न्यूट्रिएंट के फॉर्म में दे दिया सेल्स को कि ले लो ये सेल। अब लंग्स से क्या मांग लो, ऑक्सीजन, और इसको किस में कन्वर्ट कर दो, एटीपी में। तो पेट ने बेचारा इतना काम करके दे दिया क्योंकि उसको भरोसा है कि लंग्स कौन क्या दे देगा अभी, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन लेने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट मैंने तोड़ के दिया है वो उससे क्या हो जाएगा, पूरे सेल के पास एटीपी बन जाएगी, और एटीपी का मतलब ऊर्जा बन जाएगी, तो पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। लेकिन लंग्स ने इधर क्या कर दिया, नहीं देने से मना कर दिया ना, क्योंकि वो काम करना बंद कर चुका, बीमार है बेचारा, है ना। तो अब ऑक्सीजन इधर से जा ही नहीं रहा, तो तुम खाना खा के करोगे क्या, न्यूट्रिएंट जाके करेगा क्या सेल में, सेल लेगा, सेल क्या करेगा, सेल कहेगा कि मैं लेके करूंगा ही क्या, जब ऑक्सीजन मिलने वाला ही नहीं है, तो सेल लेगा ही नहीं, तो सेल लेगा नहीं तो आप खाना खा ही नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ग्लूकोज भरा पड़ा है और आप उसका यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब उधर कहानी दूसरी, अभी तो एक पेट आपको लग रहा है इफेक्टेड है, बहुत सारे लोग इफेक्टेड है। अब देखो दूसरे नंबर का इफेक्शन किसके ऊपर आएगा, दूसरे नंबर का हार्ट के ऊपर आ गया। हार्ट क्या कर रहा था, बॉडी को पंप करके लगातार ब्लड को प्रेशराइज कर रहा था कि बेटा तुम दौड़ दौड़ के जाओ, न्यूट्रिएंट जल्दी जल्दी पहुंचाओ, यही तो करता है कि जाके जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट पहुंचाओ तुम, फिर ऑक्सीजन उससे मांग के ले जाके तुरंत तुरंत पहुंचाओ, ताकि सेल का काम रुकना नहीं चाहिए, सेल बराबर ऊर्जा बनाते रहे, बॉडी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी ब्लड दौड़ के करेगा क्या, इधर खाना खाना बंद है तो न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट है ऑलरेडी ब्लड के अंदर भरे पड़े हैं, तो ब्लड तो वैसे ही लोड लेके चल रहा है क्योंकि सेल उधर ले नहीं रहा है, और इधर ऑक्सीजन मिलने वाला ही नहीं है, तो ग्लूकोज तो वेस्टेज है ना, तो ब्लड तो वैसे ही क्या हो रहा है, बेचारा थक जा रहा है। क्यों थक जा रहा है, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लोड लेके बैठा हुआ वो, समझ पा रहे हो। अब उससे भी बड़ी समस्या, ब्लड के पास प्रॉब्लम आएगी तो किडनी उसको प्योरीफाई करती है, तो अब देखेगी किडनी की यार ब्लड तो ज़्यादा इम्प्योर चल रहा है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज भरा पड़ा है, बाकी मटेरियल जो खराब पदार्थ है वो भरे पड़े हैं, क्योंकि सेल उधर कुछ काम ही नहीं कर रहा है, समझ पा रहे हैं। तो बेचारे किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ गया, समझ पा रहे हैं ना, देख रहे हैं किस तरीके से काम चल रहा है।
लीवर क्या बोलते हैं, लीवर भी अपने आप क्या हो जाएगा, इफेक्टेड होगा, क्योंकि भाई पेट के अंदर खाना पच ही नहीं रहा, तो भाई बाइल जूस बनाता है लीवर, वो क्या करेगा, कर पाएगा? उसका काम एक और है, उसका एक और काम होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देना, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करना, है ना। तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज कितना ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा, कर पाएगा? अरे भाई बहुत ज्यादा मात्रा में भर जाएगा तो क्या कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस कारण क्या हो रहा है, सभी बॉडी पार्ट्स क्या हो गए आपके, डिस्टर्ब। अब एनर्जी नहीं बनेगी तो बाकी लोग भी काम नहीं करेंगे ना। समझ पा रहे हैं। तो देखिए एक लोगों के डिस्टर्ब होने से कई लोग डिस्टर्ब हो गए कि नहीं हो गए, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन, ऑर्गन के कोऑर्डिनेशन से किसका निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब के सब क्या है, सिस्टम है। ठीक है। तो इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। कब, जब ऑर्गन आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, 11 फाइलम में से। सर ये स्टार्ट होता है, देखिए हम लोग क्या देख ले, पॉरीफेरा के अंदर क्या है, सेलुलर है, नाइडेरिया और टिनोफोरा के अंदर कैसा है सर, टिश्यू लेवल का है, प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर ऑर्गन लेवल का है। तो इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट होगा सर, इसके अंदर कौन आएगा, एस्केल्मिन्थिस आएगा, है ना। अच्छा एस्केल्मिन्थिस आ गया, तो बाकी लोगों के अंदर कौन सा होगा, बाकी लोग अब यही होंगे ना, क्योंकि सबसे छोटा लेवल सेल है और सबसे बड़ा लेवल ऑर्गन सिस्टम है। अब इससे बड़ा कुछ नहीं होता है, समझ पा रहे हैं। तो एस्केल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सबका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम जैसा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड देखते हैं। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। दूसरा हम देखेंगे कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। सीधी सीधी बात करें हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, ठीक है ना। या हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और बड़े लेवल पे बोले तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसी का बॉडी प्लान कैसा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि किसी भी फाइलम का बॉडी प्लान कैसा होता है, ठीक है ना। अब बॉडी प्लान से मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। मतलब ये है कि जैसे हम लोग ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग का अगर हम बॉडी प्लान देखें तो कैसा होता है। थोड़ा सा संशय है ह्यूमन बीइंग के लिए कि बन जाएगा, प्रयास मैं पूरा करूँगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है बताइए। बाकी हाथ रहने देते हैं, उससे कोई लेना नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। ह्यूमन बीइंग को अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कहानी कैसे चलती है। जैसे आप ह्यूमन बीइंग की अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पे एक्चुअल में हम एलिमेंट्री कैनाल जानते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है सर, माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, क्योंकि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, और एनस तक जाता है। कहाँ तक, एनस तक। यानी एक्चुअल में क्या होती है, पाइप होती है, एक पाइप लगी होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है। कहाँ से, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाती है। यस और नो, हाँ या ना। यानी माउथ से स्टार्ट होगी और एनस तक जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे डाइजेशन होता है, इसी पाइप के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो माउथ से लेके एनस तक अगर पूरा का पूरा है सबके पास, यानी डाइजेशन करना है उसको, और डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, एनस तक। यानी माउथ से लेके एनस तक की पाइप है किसी फाइलम के पास, तो इसका मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। यस और नो। और अगर नहीं है तब, समझ पा रहे ना, आई होप समझ पा रहे होंगे। तो इसका मतलब हम जो देख रहे हैं माउथ से लेके एनस तक, इसका मतलब इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है ना, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। यस और नो, हाँ। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। और ये किनके अंदर पाया जाता है कि भैया डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से, और खत्म कहाँ पे होता है, एनस में, ठीक है ना। तो ये जिनके पास होता है वो वही है जो
कहाँ पे होते हैं, जिनके अंदर बॉडी का मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम। भाई कई सारे ऑर्गन मिलके तो मेरा पेट बनाएंगे, ये एलिमेंट्री कैनाल वाली कहानी बनाएंगे, यस और नो। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, गुड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना। यानी उनके अंदर क्या होता है कि एक ट्यूब तो जाएगी, माउथ से स्टार्ट तो होगी, लेकिन वो एनस तक नहीं जाएगी। समझ पा रहे हैं, वो कुछ ही दूरी तक जाएगी, कुछ दूर तक जाने के बाद वो ट्यूब खत्म हो जाएगी और उसमें ही डाइजेशन होगा। उसमें ही डाइजेशन मतलब क्या होगा सर, जितना मैं बोलूँगा उससे बढ़िया मैं बना दूँ, ठीक है ना। जैसे आप हाइड्रा को जानते हो, हाइड्रा किस में आता है बता सकते हैं, किस में आता है, नाइडेरिया में आता है। किस में आता है, नाइडेरिया में, ठीक है ना। ऐसे होता है स्ट्रक्चर, दिखाया भी था। तो इसमें देखिए होता क्या, ऐसे कुछ कहानी होती है। ऐसे ट्यूब तो आया रहता है, ऐसे ट्यूब आएगा लेकिन ये नीचे तक नहीं जाएगा, यानी एनस तक नहीं जाएगा। इसके पास माउथ तो होगा लेकिन एनस नहीं होगा। तब ये खाना खाएगा जिस रास्ते, उसी रास्ते अपने अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकालेगा। जैसे माउथ से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को हम कहाँ से बाहर निकालते हैं, एनस के रास्ते। हाइड्रा के अंदर की कहानी ये बिल्कुल नहीं है कि इसके पास माउथ तो होगा, एनस नहीं होगा। दैट मीन्स जिस रास्ते खाना खाएगा उसी रास्ते उसको क्या करना पड़ेगा, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्या इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, नहीं, ये अनडाइजेस्टेड फूड इसी रास्ते निकाल देगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना। अब ये कहानी किसके अंदर होती है कि भैया इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, नॉन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। पूरा एक ही मिल गया इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। नहीं बेटा तुम यहीं पे रहो, फ्लैश लाइट जला दीजिएगा थोड़ा। एलिमेंट्री कैनाल, अब ये किसके किसके अंदर पाया जाता है, ये तो कहानी अलग रखते हैं हम, ठीक है ना। अब ये किसके किसके अंदर पाया जाएगा, तो ये मेनली नाइडेरिया के अंदर पाया जाएगा। जो चीज़ नाइडेरिया के अंदर पाई जाएगी वो किसके अंदर पाई जाएगी, टीनोफोरा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम। मैंने पहले भी बताया था आपको, है ना। तो जहाँ पे ये एक आएगा दूसरा 100% आएगा, ठीक है ना। इसके पहले वाले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में भी आप लोगों ने देखा था, टिश्यू में दोनों आए थे, नाइडेरिया और टीनोफोरा। और उसके साथ साथ इसमें एक और आएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों किस में आएंगे, जिसमें कहानी ऐसी होगी कि भाई खाना खाने के लिए मुंह होगा लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड भी उसी मुंह के रास्ते बाहर जाएगा, ठीक है। अब कहानी आती है कि सर पॉलीफेरा की कहानी क्या है, ठीक है ना। तो पॉलीफेरा की कहानी हम इस साइड देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब याद तो हो ही गया होगा, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग पॉलीफेरा की कहानी। तो पॉलीफेरा की कहानी कैसे होती है, मेनली पॉलीफेरा आप सभी लोग जानते हैं कि पॉलीफेरा की बॉडी, अगर बॉडी देखोगे तो कैसी होती है सर, पॉलीफेरा की जो बॉडी होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, सैक होते हैं। अच्छा देखिए इनके अंदर जो बॉडी प्लान होता है, ये जो कंप्लीट नहीं ना है, इसको हम लोग जो ये जो पाई है मेनली, इसको तो हम पूरा का पूरा माउथ से लेके एनस तक तो है, हम बोल देते हैं कि क्या एलिमेंट्री कैनाल है ना। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल नहीं ना है, माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल होता है, यहाँ पे माउथ से एनस तक है नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इस पाइप को ब्लाइंड सैक। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, ठीक। ब्लाइंड सैक, इसको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैक। यानी इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लाइंड सैक प्रेजेंट होते हैं। किसके पास, ये नाइडेरिया, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थिस के पास, ठीक है ना। हम लोगों के पास और एस्केलमेंथिस के पास क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल। एकाइनोकॉर्डेटा के पास, उसके पास भी होगा, है ना। हेमिकॉर्डेटा के पास उसके भी होगा। भाई एस्केलमेंथिस से कॉर्डेटा तक है ये कहने का मतलब, ये भी कहीं ऐसा मत समझ लिएगा कि बस ये इतना ही है,
ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, पॉरीफेरा की कहानी समझते हैं। तो पॉरीफेरा की कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं कि एलिमेंट्री कैनाल मौजूद होंगे, ये तो संभव ही नहीं है। दूसरा, ब्लाइंड सैक मौजूद होंगे, ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर की कहानी कैसी होती है? तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी कहानी में कुछ इस तरीके की संरचनाएं प्रेजेंट होंगी। कैसे सर? देखिएगा, मेनली होता क्या है कि इनके बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स के रास्ते क्या आएगा? पानी। ऐसा नो होगा ना, ऐसा यही तो हमने देखा है। ठीक है, ऐसे ये पोर्स बने होंगे जिनके रास्ते क्या आ रहा होगा? पानी। ठीक है ना, तो यहां से पानी आने वाला है। अच्छा, अब होता क्या है कि इनके पास, इनके जो ये पोर्स हैं, इन पोर्स के पास ही बगल में कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। इनके बगल में, यानी यहाँ पे सपोज कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे सेल्स, और इन सेल्स के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। इन सेल्स के पास क्या होता है? फ्लैजेला। ऐसे यहाँ पे भी सेल्स लगेंगे, फ्लैजेला पाया जाएगा। यहाँ भी सेल्स लगे होंगे, फ्लैजेला। यहाँ भी सेल्स लगे होंगे, फ्लैजेला। इन पाइप्स के पास। ठीक है, क्लियर है? इन सेल्स के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। अब मेनली होता क्या कि पानी आता है। अच्छा, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? मेनली ये भी तो जानना पड़ेगा। तो इन सेल्स को एक्चुअल में हम लोग काइनोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनोसाइट। ये जो सेल्स होते हैं इनके बगल में, ठीक है ना, जिनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजेला। ये काइनोसाइट करते क्या है? तो जो पानी आता है, ध्यान से समझिएगा, जो पानी आता है इसको अंदर जाने देते हैं। अब जब पानी आएगा, एक बात समझना, अगर पानी आया तो भर जाएगा ना पानी पूरा। अब पानी भर जाएगा तो पानी को बाहर भी निकालना पड़ेगा। अभी इनको भी मत समझो, है ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना। पानी आ गया, भर गया, तो इस पानी को बाहर निकालना होता है। तो मैंने बताया था कि पोर्स के रास्ते पानी आता है और फिर बाहर चला जाता है ऊपर की ओर। तो इसको ऊपर की ओर कोई ढकेलने वाला होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना, तो ये जो सिस्टम है जो इसको ऊपर की ओर क्या कर रहा होगा? ढकेल रहा होगा, उसको हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्ज सीलोम। ठीक है ना, स्पॉन्ज सीलोम। अभी सीलोम समझना है आपको, स्पॉन्ज सीलोम। यहाँ पे मैं मिटा के लिख दूँ साफ साफ, स्पॉन्ज सीलोम। ठीक है ना, या स्पॉन्ज सील बोल सकते हो। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? मेनली पानी को कहाँ ढकेल रहे होंगे या किधर की ओर प्रेशराइज कर रहे होंगे कि बेटा तुम बाहर जाओ। समझ पा रहे हो? पोर्स के रास्ते पानी आया, स्पॉन्ज सीलोम कहाँ कर दे रहा है? पानी को बाहर। ठीक है, बाहर कर दिया। ठीक, तो होता क्या है कि जब इस पोर्स के रास्ते पानी आता है तो बगलिए में कौन है? काइनोसाइट है। अब ये काइनोसाइट क्या करेगा? उसके अंदर जो मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, समझ पा रहे हैं, उनको ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ पा रहे हो? और उनको एब्जॉर्ब करके क्या कर लेगा? खा लेगा। यानी उनको क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट कहाँ करेगा? सर सीधी बात है, पानी के अंदर आया, पानी के अंदर से इंटेक करेगा, तो ये क्या एक सेल है ना, तो ये अपने अंदर ले जाके करेगा कि नहीं करेगा? तो एक्चुअल में इनके अंदर कैसा डाइजेशन हो रहा है? सर इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर हो रहा है। जबकि हमारे अंदर इंट्रासेलुलर वाली स्थिति है नहीं, हमारे अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर है। हमारे अंदर डाइजेशन सेल के अंदर नहीं होता है, हमारे लिए तो स्पेशली एक सिस्टम बना हुआ है ना, तो सेल के बाहर होता है। तो मेनली अगर हम बात करें तो इनके अंदर इंट्रासेलुलर होता है। यस और नो? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यस और नो? और हमारे अंदर कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्लियर है? इतनी बात समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना? और अगर हम बात करें जैसे कि भाई इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल नजर आ रहा है नहीं, तो ये चीज़ लिख लीजिएगा। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि भैया जब ये बात हो रही है कि अंदर हो रहा है सेल के, तो इसका मतलब इसके पास एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट ही नहीं होगा। तो एलिमेंट्री कैनाल नॉट प्रेजेंट, या सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ absent। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? absent होता है।
आई होप आप पॉरीफेरा की कहानी समझ चुके होंगे। ये क्या है आपका पॉरीफेरा, ठीक है। इस तरीके से काम चल रहा होता है, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम या बॉडी प्लान के बारे में समझ लिया कि बॉडी प्लान कैसा होता है, किनका कैसा होता है। पॉरीफेरा का कैसा होता है तो ऐसा होता है, हम लोगों का कैसा होता है तो ऐसा होता है, जबकि नाइडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थेस का कैसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है ना, क्लियर है। थोड़ा सा आउज गाउज में तो लिखा गया होगा, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, नोट करिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री, ठीक है ना। सिमेट्री का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि भैया अभी जो आपने बॉडी प्लान देखा है उस बॉडी प्लान को कैसे बनाया गया है। दैट मीन्स अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से, अगर मान लो मेरे बॉडी के अंदर क्या है ऑर्गन्स है, तो उन ऑर्गन्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, उस अरेंजमेंट को समझना ही क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना भैया। किसी की भी बॉडी के अंदर अरेंजमेंट कैसे की गई है उसी अरेंजमेंट को हम लोग सिमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। मेनली एनिमल के अंदर 3 तरीके की सिमेट्री पाई जाती है, 3 तरीके की। सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखोगे, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है बाइलेटरल सिमेट्री, और तीसरे नंबर पे आप देखोगे, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है असिमेट्री, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और असिमेट्री। अब समझते हैं क्या अर्थ है, क्या मतलब है बाइलेटरल का, क्या मतलब है रेडियल का और क्या मतलब है एसिमेट्रिक, ठीक है। तो सीधी सीधी बात करें रेडियल की, रेडियल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो भी मतलब बनावट है हमारी, या जो भी हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है ना, या अरेंजमेंट है, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि हम किसी भी भाग से, मतलब सिंपल मतलब कि कोई भी एनिमल को पकड़ना है, उसकी एक सेंट्रल एक्सिस होगी अपनी, सेंटर मतलब होगा ना उसका, तो उस सेंटर से सेंट्रल एक्सिस निकालो और उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट उसको कट करो, कट करो। तो आप जिस तरीके से उसको कट कर रहे हो, उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आप जिस तरीके से उसको कट कर रहे हो, हर बार उसका जो बॉडी है वो बराबर भागों में कट रहा है। किस तरीके से कट रहा है, बराबर भागों में कट रहा है, समझ पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं उसको कि वो रेडियल सिमेट्री है। आप नहीं समझे होंगे, ऐसे समझिएगा। जैसे ये कॉपी है, मेनली ये कॉपी है, इस कॉपी की अपनी क्या होगी, ये अपना एक सेंट्रल एक्सिस होगा, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, ऐसे कट किया तो ये जो कॉपी है 2 बराबर भागों में कट हो रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ये सेंट्रल एक्सिस है, इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मैंने इसको 2 भागों में कट किया ऐसे, तो क्या हुआ, ये मतलब ऐसे कट किया मैंने तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा। फिर मैंने ऐसे कट किया इसी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट इस तरीके से, तो फिर क्या हो गया, तो भी ये 2 बराबर भागों में कट रहा है। ऐसे कट किया तो भी 2 बराबर भागों में कट रहा है, समझ पा रहे हैं। ऐसे कट किया तो भी 2 बराबर भागों में कट रहा है। दैट मीन्स किसी भी ओर से, किसी भी प्लेन में मैं काटूं, उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट किसी भी प्लेन में मैं काटूं, इस प्लेन में काटूं, इस प्लेन में काटूं ऐसे, या इस प्लेन में काटूं, या इस प्लेन में काटूं, जिस प्लेन में मैं काट रहा हूँ हर प्लेन में बराबर भाग हो रहे हैं उसकी बॉडी के, ठीक है ना। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को हम लोग रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत रखते हैं, समझ पा रहे हैं, ये सानो। तो रेडियल सिमेट्री आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए, अब ध्यान से समझिएगा, ज़्यादातर उन लोगों के लिए, अभी मैं आगे समझा भी दूंगा, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो ना ज़्यादा तेज नहीं चल सकते, जो ज़्यादा तेज नहीं चल सकते, स्लो चलते हैं। अब जैसे समझना जान से, आप हाइड्रा के बारे में जानते हो, आप स्टारफिश के बारे में जानते हो, तो उनके पास क्या होता है, आप देखोगे ना तो कई तरीके से ऐसे ऐसे शेप नजर आएंगे आपको। हाइड्रा के पास देखोगे तो कई सारे ऐसे टैंकलेस नजर आएंगे, इस डायरेक्शन में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों नजर आते हैं, है या ना। हाइड्रा के पास ऐसे निकले होते हैं ना। तो अभी देखोगे कैसा होता है, ऐसा ही आप सपोज कर लो, ऐसा ही है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ऊपर की ओर ऐसे नजर आ रहा है। तो हाइड्रा क्या कर रहा है, एक ही जगह पे रहता है क्या, मूव करता है, नहीं।
और अगर समझ लो ना तो इसको मैं सीधा सीधा बोलूँ तो इसके पास ना चारों ओर इसके हाथ दिए गए हैं। ये चारों क्या है, इसके हाथ है। अगर 4 बनाए हूँ मैं तो चारों क्या है, इसके हाथ है। अगर 6 बनाए तो 6 के 6 क्या है, इसके हाथ की तरह काम करेंगे। हाइड्रा काम कैसे करेगा, एक जगह पे बैठा हुआ है, सपोज कर लो इस डायरेक्शन से कोई आ रहा है, खाने वाली चीज़ आ रही है, तो इधर से पकड़ लेगा, एक हाथ इधर से दे दिया गया, ठीक है। इधर से कोई आ रहा है तो इधर से एक हाथ है, इधर से पकड़ लेगा, इधर से आया तो इधर से पकड़ लेगा, इधर से आया तो इधर से पकड़ लेगा, पीछे से आया तो पीछे से पकड़ लेगा, किधर से भी आया पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया। यानी हर डायरेक्शन में उसके पास सेम प्रॉपर्टी है, हर डायरेक्शन में वो सेम तरीके से काम कर सकता है। ये नो, तो इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी, रेडियल होगी कि नहीं होगी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी मतलब बॉडी की सिमेट्री कैसी होगी, रेडियल होगी। भाई इसको मैं ऐसे कट करूंगा तो भी 2 बराबर भागों में कट होगा। ये रहा सेंट्रल एक्सिस, इसको पहले सेंट्रल एक्सिस ले लो, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कट करना। अब ऐसा नहीं कि कहीं से भी कट कर दो, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। हर एनिमल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक सेंटर होगा, उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट आपको कट करना है। कट किया तो ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया या ऐसे कट किया, तो हर बार आपको क्या मिलेंगे, इसके 2 बराबर भाग मिलेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। क्या सिर्फ एक तरीके से काटने पे 2 बराबर भाग होंगे, नहीं, किसी भी तरीके से काटोगे 2 बराबर भाग होंगे अगर सेंट्रल एक्सिस के अबाउट काटोगे। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते। अब सपोज कर लो इनके पास 2 ही हाथ होते, 2 ही हाथ होते ऐसे, ठीक है। अब ये 2 हाथ होने से क्या होगा कि अगर इधर के आएंगे तभी ये ले सकता है और इधर से आएंगे तभी ले सकता है, इधर से नहीं ले सकता, इधर से नहीं ले सकता, क्योंकि एक जगह फिक्स है ना भाई। तो ऐसा तो है नहीं कि मुड़ सकता है, मुड़ा सकता है, तो इतना ही ये कवर अप कर सकता है। ये सर नो, समझ पा रहे हो। अब मान लो आगे क्या आया, आगे इसके आंख के सामने भी आ रहा है, तो फिर बेचारा ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। इसके हाथ तो यही है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसीलिए बेचारों को क्या किया गया है, हर जगह बराबर सिमेट्री रखी गई है, ताकि किधर से भी आए तो अपने आप को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए और खाना ले पाए। ठीक है, हाँ मतलब 2 ठो मतलब, तो अगर मान लो मूवेबल नहीं रहा यार, हाइड्रा क्या फिक्स है ना, मेनली तो फिक्स है ना। स्टार फिश तो थोड़ा बहुत चलती भी है, ठीक है ना, स्टार फिश तो चलती है, हाइड्रा तो फिक्स है ना। जेली फिश भी इसी में आती है, वो भी क्या है, मूव करती है, वो मूवेबल है, ठीक है ना। लेकिन ये सब स्लो मूवेबल है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, बहुत तेज़ी से नहीं मूव कर पाते हैं। समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसीलिए इनको बराबर चारों ओर दे दिया गया है, ताकि आप किसी भी ओर से क्या कर लो, कैचअप कर लो। समझ पा रहे हो, आपको हर ओर बराबर प्रॉपर्टी, आपके पास चारों दिशाओं में, अगर 10 दिशाएं हैं तो 10 दिशाओं में आपको बराबर प्रॉपर्टी दी गई है, ताकि आपको किसी भी दिशा में क्या ना हो, दिक्कत ना हो। अब मान लो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास 2 ही हाथ हैं, तो ये दोनों हाथ हमारे किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऐसा नो। और छोड़ो यार, हम खुद मूव कर सकते हैं, ऐसा नो। हमारे लिए खतरा है तो हम इस डायरेक्शन में, तो हम अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। अगर इस डायरेक्शन से हमको खतरा नजर आ रहा है तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। हमारा हाथ अगर देख रहा है कि इस डायरेक्शन में खतरा आ रहा है तो मेरा हाथ तुरंत अपने आप इधर चला जाएगा। समझ पा रहे ना, तो हमारे पास फास्ट मूव करने की प्रॉपर्टी है, ऐसा नो। तो हमारे पास क्या ये जरूरी है ये होना, नहीं, हमारे पास ये सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि हम फिक्स नहीं है और ना ही हम स्लो चलते हैं। मेनली ये आप देखोगे ज़्यादातर किस बॉडी मतलब बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं, तो ऐसी बॉडी जो सिलेंड्रिकल शेप में हो या डिस्क शेप में हो, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल शेप में हो या डिस्क शेप में हो, तो उन बॉडीज़ के अंदर कैसी सिमेट्री पाई जाएंगे, रेडियल। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो स्लो मूव कर रहे हो, ठीक है ना। मैं यही चीज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली चीज़ तो जो स्लो मूव करते हैं, है ना, और दूसरी बात सिलेंड्रिकल और डिस्क शेप्ड बॉडी अगर है किसी की, तो उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर ही रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। अब इसके अंदर आते कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो मेनली इसके अंदर आता है नाइडेरिया। कौन आता है, नाइडेरिया। और नाइडेरिया आएगा तो एक बात तो कौन आ जाएगा, टीनोफोरा आएगा ना, टीनोफोरा। और टीनोफोरा के अलावा फिर अब और कौन आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। कौन है, स्पॉन्जेस। अच्छा, पॉरीफेरा के लिए रखा तो है एक कॉलम, अभी आएंगे पॉरीफेरा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा।
अब आता है बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री? बाइलेटरल। बाइलेटरल सिमेट्री समझ रहे हैं? बाइलेटरल सिमेट्री मतलब उसके सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड करो तो सिर्फ एक ही एक्सिस, एक ही ऐसी एक्सिस होगी जिसके अबाउट वो दो बराबर भागों। सॉरी एमर्स, ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा था बाइलेटरल का मतलब होता है कि होता है इसमें क्या है कि भैया सेंट्रल एक्सिस से मैं अगर किसी बॉडी को कट कर रहा हूँ तो क्या होगा, वो दो बराबर भागों में कट होगा, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा अगर मैं कट करना चाहूँ यहाँ पे तो मैं किसी भी मतलब किसी भी डायरेक्शन में किसी भी प्लेन में कट कर दूंगा, दो बराबर भागों में कट हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब एक ही ऐसा प्लेन होगा जिसमें आप दो बराबर भागों में कट कर सकते हो, ठीक। दूसरा ऐसा कोई प्लेन होगा ही नहीं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है हम, ऐसा नो। तो बाइलेटरल जहाँ पे भी आएगा आपको तुरंत समझ लेना है कि इसमें ही हम लोग आते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखिएगा होगा क्या। जैसे हमारी ये बॉडी है, इस बॉडी का ये सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मैं अगर कट करूंगा तो ऐसे ही कट करूंगा तो दो बराबर भाग होंगे, है ना। ऐसे 20 से कट करिए, कट करिएगा मत, बस बसते बस मैं बता रहा हूँ। ऐसे कट करिए आप, तो कट करेंगे तो देखिए एक आँख इधर एक आँख इधर, आधा आधा नाक कट गया, है ना। 32 दांत है तो 16 इधर हो जाएंगे, 16 इधर। फिर ऐसे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो जितना ये पाइप वाइप है वो भी आधा होते जाएगा। फिर अंदर का फेफड़ा अलग, हार्ट अलग, किडनी अलग, सब अलग अलग हो रहा है, समझ पा रहे हैं? आधा आधा, क्लियर है? हाँ, अंदर से सब चीज़ें आधा आधा हो रही है ना। तो क्या हो रहा है, हमारी पूरी बॉडी दो बराबर भागों में कट जा रही है ना। अब मान लो सपोज कर लो हम बीच से कट करते हैं, यहाँ पे हमने प्लेन चेंज कर दिया। अभी ये वाला प्लेन था, अभी प्लेन ऐसे चेंज कर दिया। तो जब मैं ऐसे चेंज करूंगा तो क्या दो बराबर भागों में कट होगी बॉडी? नहीं। बहुत सारे ऑर्गन कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। और जो ऑर्गन ऊपर चले जाएंगे वो नीचे नहीं जाएंगे। जबकि प्रॉपर्टी दोनों जगहों पे क्या होनी चाहिए? सेम। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एक साइड है तो दूसरे साइड भी डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, भले ही आधा होना चाहिए। जितना भाग इधर है किसी पोर्शन का, किसी ऑर्गन का, उतना ही पोर्शन इधर होना चाहिए। इन प्रॉपर्टी दोनों साइड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। तो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर हम लोग आते हैं, यार मैं देखो बाइलेटरल सिमेट्रल लिख दिया, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि बाइलेटरल सिमेट्री आई क्यों। एक्चुअल में हम लोग मूव कर सकते थे, यहाँ पे नहीं मूव कर सकते थे, इसलिए इनके पास कोई सिमेट्री, सॉरी इनके पास रेडियल सिमेट्री रखी गई। भाई आप किसी भी ओर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। हम तो मूव कर सकते हैं, इसलिए हमारे बॉडी पोर्शन को, हमारी बॉडी जो अरेंजमेंट हुई है वो कैसी हुई है? ये वाली। लेकिन हमारी बॉडी अरेंजमेंट करते हुए कि हम मूव कर सकते हैं ना, तो हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी पैदा हुआ। इस कारण भी हमको ये करना पड़ा। इसका कारण मैं बता रहा हूँ, समझना ध्यान से। और एक नई चीज़ भी हमारे अंदर है, हम मूव कर सकते हैं। तो सपोज कर लो हम मूव करेंगे इस साइड, हाँ या ना, तो हम इधर की ओर मूव कर रहे हैं, इधर की ओर मूव करेंगे। अब जब हम इधर की ओर मूव करेंगे तो आगे पता नहीं क्या क्या आ सकता है। मान लो जब तुम मूव कर सकते हो, मूव करने का मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब तक नहीं चल पाता है तब तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ही देखते हो थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाने लगता है, बकैयाँ खींचने लगता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? चलने लगता है। तो जब तक वो नहीं चलता तब तक तो एक लोगों के पास ही रहता है ना। तो थोड़ा कम डर है, गिरने पड़ने का नहीं ना डर है। डर कब स्टार्ट होता है? जब वो चलना स्टार्ट करता है, नहीं बकैयाँ खींचना स्टार्ट होता है, तब दो लोग लगे रहते हैं उसके लिए। अगर थोड़ा सा भी आपने छोड़ा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाथ पैर कहीं तोड़ सकता है, मुंह फोड़ सकता है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो चलता है ना, तो उसको पता नहीं होता कि आगे क्या क्या आ सकता है, हाँ या ना। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो आगे कुछ भी हो सकता है, आगे कोई भी खतरा हो सकता है। इसीलिए भगवान ने जब हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन की, यानी हमारी बनावट मतलब ये अरेंजमेंट की, तो उन्होंने देखा ना कि जब हम मूव कर रहे हैं तो हमें ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आगे की खतरों को पहचानने के लिए सेंसेस को रखना पड़ेगा आगे। नहीं समझे सर? मतलब सेंस क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, फील करते हैं चीजों को। समझ पा रहे हो? सपोज कर लो ये सेंस बटे हुए हैं पैर के साइड में, आंखें मेरी पैर के साइड में, समझ पा रहे हो? और हम आगे जा रहे हैं इस तरीके से, आंख मेरी पैर यानी पीछे देख रहा हूं मैं, आगे कुछ आ गया, काट के खत्म। समझ पा रहे हो? गिर जाएंगे, कहीं कुछ हो गया कि नहीं हो गया, दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर है कि नहीं है? तो आंखों को कहाँ रखना पड़ेगा? आगे,
क्योंकि आगे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो मुझे आगे फोकस करना पड़ेगा, इसलिए मुझे आंखों को कहाँ रखना पड़ेगा, आगे, ताकि मैं खतरे को पहचान पाऊँ। समझ पा रहे हो? दूसरा, सपोज कर लो कान पीछे, अभी आंख तो आगे कर लिया, अब क्या करना है, कान को पीछे रख दिया तुमने, तो हो सकता है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा खतरा हो जो सुनाई, मतलब उसकी आवाज आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब सपोज कर लो झाड़ियों के अंदर शेर है, शेर दिखाई देगा नहीं, लेकिन उसकी आवाज अगर वो बोल रहा है तो सुनाई देगा कि नहीं देगा। अब तुम जंगल में पहुंच गए, कान तुम्हारा कहाँ है, पैर पे, तो आगे तुम्हारे शेर आने वाला है, लेकिन तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि तुम तो पीछे की आवाज सुन रहे हो। समझ पा रहे हो? तो क्या होगा, शेर तुमको खा जाएगा, खतरा तुम आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो इसलिए कान को भी कहाँ रखना पड़ेगा, आगे। ये ध्यान से समझते जाना। फिर नोज, नोज क्या करते हैं, स्मेल करने का काम करते हैं। तब देखना है क्या करेंगे, स्मेल कैसे करेंगे। सपोज कर लो किसी जंगल में गए, ये किसी जंगल में गए, जंगल में या कहीं भी आप गए और आगे आग लगी है, आगे आग लगी है, आगे आग लगी है, दूर पे लगी है, दूर पे लगी है। अब वो हमको दिखाई नहीं देगी, आग सुनाई भी नहीं देगी, लेकिन जब धुआं उठेगा ना तो स्मेल जरूर होगा। कैसा नो, क्लियर है? और अगर हमने वो पीछे रखा तो आगे हम चले जाएंगे, हो सकता है हम आग में चले जाए जब स्मेल ही नहीं कर पाए। वैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसको क्रिटिसाइज करने के लिए आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, जस्ट एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ मैं कि देखिए इन चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, आगे रखना पड़ेगा। इसलिए नोज को भी कहाँ रखना पड़ेगा, आगे, क्योंकि जिस साइड मूव कर रहे हैं उसी साइड हमारा नोज भी होना चाहिए। ठीक है? तो कान आगे रखना पड़ा, आँख आगे रखना पड़ा, नाक आगे रखना पड़ा। ठीक है? अब इन सभी को संभालने के लिए दिमाग पीछे नहीं ना रखोगे। मान लो तुमने खतरे को देखा तो क्विक तुमको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और क्विक डिसीजन के लिए तुम्हारा दिमाग भी कहाँ रहना चाहिए, आगे। तो सब चीज़ों को कहाँ रख दिया गया, आगे, और इस तरीके से बन गया हेड। हेड बन गया, हाँ या ना? और यानी ये मैं बोल रहा हूँ कि जब हम मूव कर रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारा हेड फॉर्मेट हो, हेड का फॉर्मेशन हो, है ना? और हेड के फॉर्मेशन को हम लोग सेफलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेफलाइजेशन। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर कौन लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं, फास्ट मूवेबल फाइलम्स या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो तुम लोग। ठीक है ना? पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, इनके पास क्या होना जरूरी है, इनका सेफलाइजेशन होना जरूरी है। नहीं होगा तो बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर इनका काम ही क्या है, क्योंकि इनके पास पूरी की पूरी कहानी क्या कि फास्ट मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। क्या हो गया उनको, सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन का मतलब क्या होता है, हेड का फॉर्मेशन। तो हेड फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे देखने के लिए मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर। क्यों मिल रही है, समझ में आ रहा है ना? समझ पा रहे हैं? तो फास्ट मूवेबल फाइलम के अंदर पाया जाता है, जिनके अंदर हेड का फॉर्मेशन होता है, उनके अंदर की जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। क्या बनाना पड़ेगा, पूरा फिगर आप बना लोगे, ह्यूमन बीइंग को दो बराबर भागों में कट कर लोगे, कैसा ना? बिल्कुल, तो वही बना लीजिएगा। अब इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे, बताइए कौन कौन से फाइलम आएंगे यहाँ पे। पॉरीफेरा को हटा दो, बाकी नाइडेरिया चला जा चुका है, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा जा चुका है इधर, तो फिर यहाँ पे कौन आएंगे, सीधी सीधी बात है, प्लेटीहेल्मिन्थिस आएंगे, है ना? प्लेटीहेल्मिन्थिस, और प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कहाँ तक, कॉर्डेटा तक। बस इकाइनोकॉर्डेटा कहाँ पे जाए, इकाइनोडर्मेटा बाहर निकल चुका है। ठीक है ना? क्लियर है? अब आती है एसिमेट्री। तो एसिमेट्री किसके अंदर पाई जाती है, ये कहीं लाइन में बोल देंगे, किसके अंदर पाई जाती है, पॉरीफेरा के अंदर। पॉरीफेरा क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक का मतलब इसको किधर से भी काटोगे बराबर भागों में कटेगा ही नहीं। ठीक है ना? इसको किधर से भी काटोगे बराबर भागों में नहीं कटेगा। ठीक, तो पॉरीफेरा की एसिमेट्रिक बॉडी अरेंजमेंट होती है। क्लियर है? देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ असिमेट्रिक होता है, रेयर चांसेस में आपको बाइलेटरल भी देखने के लिए मिलेगा, सॉरी रेडियल भी देखने के लिए मिलेगा। कैसा देखने के लिए मिलेगा, रेडियल भी देखने के लिए मिलेगा। क्या
सॉरी मैं यहाँ पे बाइलेटरल बोलना चाहिए। देखिए पॉरीफेरा के अंदर एसिमेट्रिक होता है मेन, ज़्यादातर आपको क्या मिलेंगे कि अगर मान लीजिए एसिमेट्रिक ही मिलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जो होंगे जो बाइलेटरल लेके चलेंगे, और कुछ ऐसे भी आएंगे जो रेडियल वाले भी होंगे, समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस में चलेंगे, ठीक है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा बहुमत किस में है, एसिमेट्रिक में, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, जैसा नो एसिमेट्रिक होते हैं पॉरीफेरा। सिमेट्री समझ में आ गई, टोटल क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है जर्म लेयर। ठीक, कौन से नंबर पे आता है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, अभी तक हम लोगों ने बॉडी प्लान देख लिया, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, और क्या देख लिया, सिमेट्री देख ली। हम चौथी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जर्म लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप बड़े अच्छे से देखें। ये चौथा और पाँचवें नंबर पे जो आएगा, जो सीलम होगा, ऐसे ही सीलोम होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये और वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बड़ा फोकस होके देखिएगा। तो जर्म लेयर का मतलब क्या होता है। मेनली आप सभी लोगों को पता है कि एक लिविंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे डिफाइन होता है, यानी एक जीव का निर्माण होता कैसे है। तो मेनली होता क्या है सर कि जाइगोट होता है, जाइगोट। तो सबसे पहली बात, तो जाइगोट भी कहाँ से बनता है, तो सर फीमेल गैमेट सेल होता है, हाँ या ना, फीमेल गैमेट होता है। उस फीमेल गैमेट सेल के पास कौन आता है, मेल गैमेट सेल, है ना। तो मेल गैमेट सेल आता है, और ये मेल गैमेट सेल और फीमेल गैमेट सेल आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड होते हैं, और कंबाइंड होके क्या बनाते हैं, जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब इस जाइगोट के बाद क्या बनता है, मतलब एक जाइगोट यानी एक सेल बनता है। ये दोनों सेल मिलके एक जाइगोट का निर्माण करते हैं, एक सेल का। फिर ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट एक्चुअल में किसका निर्माण करता है सर, ये सेल डिवीजन करता है और नए सेल का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से फेजेस चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ से क्या चलते हैं, फेजेस, अलग अलग निर्माण के। तो सबसे पहले जाइगोट 2 सेल का फॉर्मेशन करता है, कितने का, 2 सेल, 2 सेल बनाता है कौन, जाइगोट। फिर ये 2 सेल कितने सेल बनाते हैं, 4 सेल, ठीक है, 4 सेल। फिर 4 सेल कितने बनाते हैं, 16 सेल, ठीक है ना। फिर इन 16 सेल्स फिर ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करके ये मॉरुला नाम का स्टेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉरुला। क्या बनाते हैं, मॉरुला। फिर मॉरुला कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, ब्लास्टोसाइट, ब्लास्टोसाइट। और इस ब्लास्टोसाइट से निर्माण होता है एम्ब्रियो का। किसका निर्माण होता है, एम्ब्रियो का, ठीक है ना। एम्ब्रियो मतलब बच्चा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है भाई, फीटस बनता है, और फीटस से फिर क्या हो जाता है, चाइल्ड, ठीक है, क्लियर। फीटस से चाइल्ड, क्लियर, बच्चा बन के तैयार। यानी कोई भी जो जीव उत्पन्न होता है वो कुछ इस तरीके से चल रहा होता है, ये साइकिल है पूरी की पूरी। अभी और डीप में जाओगे तो और फेजेस मिलेंगे अंदर, ठीक है ना। तभी हम उनके बारे में नहीं बात करेंगे, हम सीधा सीधा यहाँ पे चल रहे हैं कि भैया मेल गैमेट के पास, सॉरी फीमेल गैमेट के पास कौन आता है, मेल गैमेट सेल, और फ्यूज होके क्या बनाता है, जाइगोट। जाइगोट से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, ये डिवीजन चल रहा है, सेल डिवीजन। 4 सेल से 16 सेल, 16 सेल से मॉरुला, और मॉरुला से ब्लास्टोसाइट, ठीक है। एक्चुअल में मॉरुला से लेके ब्लास्टोसाइट की कहानी को ही हमको समझना है, ठीक है ना। मॉरुला से लेके ब्लास्टोसाइट में ही स्टार्ट होती है जर्म लेयर बनना। क्या बनना, जर्म लेयर। अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो ये जो कहानी है मॉरुला के आगे की, उसमें होता क्या है कि जो सेल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो लेयर में अरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लेयर में। क्या हो जाते हैं, लेयर में अरेंज हो जाते हैं, ऐसे कुछ। सेल्स की एक लेयर है, ठीक है। अब मैं पेंसिल और स्केच से नहीं ना बना सकता, इस मेरे पास जो है मैं उसी से बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आप खूब अच्छे से बनाइएगा, ओके। ये दूसरी लेयर, मैंने बीच में गैप इसलिए छोड़ा ताकि आपको मैं डिफरेंस दिखा सकूं, ठीक है ना। और एक तीसरी लेयर, हाँ तीनों अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है ना। तो 3 लेयर बन के तैयार होती हैं।
ठीक। और इन्हीं तीनों लेयर को हम लोग जर्म लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इन्हीं तीनों जर्म लेयर से हमारी बॉडी बनी हुई है, यानी एक बच्चा कैसे तैयार होगा, इन्हीं तीनों जर्म लेयर से एम्ब्रियो का निर्माण होगा। समझ पा रहे हैं, है या ना। यानी आप एक बच्चा बनने से पहले इन 3 लेयर के फॉर्मेट में थे, सीधी सीधी बात तो ये है, ठीक है। इन तीनों लेयर से ही आपकी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। अब ध्यान से समझेंगे तो सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या नाम देते हैं हम लोग, एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म। बीच वाली को मीडियम है, मतलब बीच में है, मिड में है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोडर्म। क्या बोलेंगे, मीजोडर्म। और सबसे नीचे वाले को, सबसे अंदर वाले को हम लोग एंडोडर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। ध्यान से समझिएगा जो मैंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका नाम बार बार आएगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पहले ही समझ के रखिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि भैया एक बच्चे का निर्माण इन्हीं लेयर से होता है। ये तीनों की तीनों कितनी है, क्या है, लेयर है। ऊपरी लेयर एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, नीचे वाली एंडोडर्म, ठीक है। क्लियर है, साफ साफ लिख दूं, दिख तो रहा है ना, एक्टोडर्म, ये तो ठीक ही है, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये थोड़ा सा ठीक है। अब मेनली होता क्या है कि इन्हीं तीनों लेयर से हमारा जीव बनना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी के अंदर ये हो। समझ पा रहे हैं ना, यही बात है, यही इसी आधार पे हम देख रहे हैं सभी 11 फाइलम्स, क्योंकि इनके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, किन के अंदर नहीं होती हैं, किन के अंदर एक को नहीं होती हैं, किन के अंदर हो रही हैं कि ये तीनों है, किन के अंदर 2 है, किन के अंदर एक भी नहीं है। इसी के आधार पे हम देख रहे हैं फाइलम्स को। क्लियर है, तो ध्यान दीजिए, अगर जो जिनके अंदर ये तीनों लेयर प्रेजेंट है वो एक्चुअल में एडवांस फाइलम है। कैसे फाइलम है, एडवांस। जिनके पास, यार सीधी सीधी बात है ना, कि जिनके पास फीचर्स ज़्यादा होंगे वो क्या माने जाएंगे, एडवांस माने जाएंगे। जैसे सिंपली अगर हम बात करें ना, तो जब हम पहला पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने सबसे पहले सेल देखा कि किसी का सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी का ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक बात बताओ, सबसे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है, जिसका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे सिंपल होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे, हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, यस और नो। लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर किसके अंदर पाए जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स कौन होगा स्टडी के माध्यम से, जिसके अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जा रहा है ना। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो जिसके अंदर फीचर्स बढ़ गए वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवांस। क्या बोलेंगे, एडवांस। तो ये क्या है, एडवांस है। कौन, जिनके अंदर तीनों लेयर पाई जाएगी, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अभी हम बात ही बाद में करेंगे किसके अंदर कितना लेयर पाई जा रही है, ठीक है। अभी पहले समझो, 3 लेयर हैं। अब इन तीनों लेयर को ऐसे क्या करो, खींचो। क्या करो, खींचो। अभी इतने पे हैं, इन तीनों को क्या कर लो, खींच दो। यानी इसको भी पूरा खींचो, इसको भी खींचो, इसको भी खींचो। पहली बात तो ये आपस में कनेक्टेड है, मैंने गैप बस आपको समझाने के लिए दिखाया। ये तीनों आपस में क्या है, सटी हुई हैं, कनेक्टेड है। अब इन तीनों को खींचो ऐसे, और खींच के क्या करो, ऐसे बना दो, मतलब मोड़ दो और रोल कर दो। समझ पा रहे हो। तो जब इनको रोल करोगे तो मेनली तुमको क्या नजर आएगा, बताओ। कुछ ऐसी कहानी नजर आएगी, देखना हो, ऐसी कहानी नजर आएगी। सबसे ये बाहर वाली क्या होगी, सबसे ऊपर वाली। समझ पा रहे हो। मान लो सबसे पहले इसको मोड़े, फिर इसके ऊपर ये आएगा, फिर इसके ऊपर ये आएगा, तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमको, एक्टोडर्म, ये सर नो। उसके पीछे मीजोडर्म, आया ना। और बीच में क्या मिलेगा हमको, एंडोडर्म, आया ना। तो हमको कभी भी दिखाया जाएगा ना तो क्रॉस सेक्शन ही दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, क्रॉस सेक्शन। जैसा हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमको क्या दिखाया जाता था, क्रॉस सेक्शन। तो वैसे ही यहाँ पे भी कहानी चली, बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म। इस तरीके से आपको नजर आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर आपको फिगर जो दिया होगा इसी तरीके से आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से कहानी नजर आएगी। सबसे पहले ये कहानी आप समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये कहानी समझ में है। अब हम समझते हैं कि किसके अंदर क्या पाया जाता है, किसके अंदर नहीं पाया जाता है।
जी जी, ये ब्लास्टोसाइट जो आप देख रहे हो एक्चुअल में इसी फॉर्मेट में होता है, यहीं से तो निर्माण होता है एम्ब्रियो का, सच पा रहे हैं ना, इसी फॉर्म में होता है। अब हम चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि ये 4 जर्म लेयर नहीं है, चौथे नंबर पे जर्म लेयर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, टॉपिक है चौथा नंबर। हाँ, अब हम ये देखते हैं कि किसके अंदर ये तीनों लेयर पाई जाती है, किसके अंदर 2 लेयर पाई जाती है, किसके अंदर एक भी लेयर नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं उस पोर्शन को, इसको आप नोट करिए। चलिए देखिए, समझते हैं क्या समझते हैं। देखिए कुछ ऐसे जीव मिलेंगे, कुछ ऐसे फाइलम्स मिलेंगे जिनके अंदर तीनों की तीनों लेयर पाई जाएंगे। तो एक्स का मतलब क्या है, वो एडवांस फाइलम है, ठीक है ना, यानी इनके अंदर तीनों लेयर पाई जाएगी। तीनों लेयर मतलब तीनों लेयर समझ पा रहे हैं ना, 3 जर्म लेयर आर प्रेजेंट, और तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उनको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट बोलेंगे, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, ट्रिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्ट बोलो, कोई बात नहीं है। अब ये क्या होते हैं, इनके अंदर कौन आते हैं सर, एडवांस फाइलम आता है। कैसा फाइलम, एडवांस फाइलम। एडवांस फाइलम कौन से होंगे भैया, यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहली बार ट्रिप्लोब्लास्ट कहाँ पाया गया था, प्लेटी हेलमिंथेस में, और एक बार प्लेटी हेलमिंथेस में एक फीचर आ गया तो वो फीचर अगले वाले में आएगा ही आएगा, और आगे सभी में भी आएगा वो, है ना। इसका मतलब प्लेटी हेलमिंथेस के बाद कहाँ पे आया, वो कहाँ तक जाएगा, कॉर्डेटा तक। तो कॉर्डेटा तक ये पूरा का पूरा फीचर रहा। कुछ ऐसे थे जिनके अंदर 2 जर्म लेयर पाई गई। कितनी जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर प्रेजेंट थी, 2 जर्म लेयर आर प्रेजेंट। और 2 जर्म लेयर जिनके अंदर प्रेजेंट थी उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, डिप्लोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्ट। अब डिप्लोब्लास्ट कौन होंगे भाई, डिप्लोब्लास्ट की बात करें तो डिप्लोब्लास्ट कौन होंगे सर, नाइडेरिया और उसका सगा टीनोफोरा, है ना, नाइडेरिया और टीनोफोरा, ठीक है, नाइडेरिया और टीनोफोरा। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है, 3 होनी चाहिए, 2 ही है, तो कौन सी गायब हुई है ना, कौन सी गायब हुई है। तो पहले ये समझ लेते हैं। मेनली होता क्या है कि अगर हम इनकी बात करें तो इनके अंदर तो इनके अंदर देखा जाए तो फिर क्या होगा, ऐसी कहानियां हैं, मैं यहाँ पे पूरा बना देता हूँ, ऐसे ही बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा है। ये एक लेयर, फिर ये दूसरी लेयर, और फिर ये तीसरी लेयर, ऐसी कहानी है। सबसे बाहरी वाली लेयर क्या होती है, जस्ट बताया हूँ मैं, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। बीच वाली लेयर यहीं पे लिख देता हूँ मैं, मीजोडर्म, है ना। और सबसे बीच वाली लेयर मतलब सबसे अंदर वाली लेयर, ये वाली लेयर। 4 लेयर बन गई क्या, नहीं ठीक तो है, 4 लेयर बन गई, सॉरी, सही तो है, नहीं सही है सर, ठीक है। ये वाली जो लेयर है ये एक्चुअल में ये कौन सी लेयर होगी आपकी, एंडोडर्म, समझ रहे ना। सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ना बीच वाली लेयर को गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। इनकी कहानी कुछ ऐसी होती है, यहीं पे बना देता हूं मैं, यहाँ पे एंडोडर्म और ये